नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट गोपाल शर्मा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेल को। बेल जो कि सीआरपीसी के चैप्टर 33 के अंदर डिस्कस किया गया है। बेल इक्वल टू नॉट जेल। इसका मतलब होता है कि जब किसी भी ऑफेंस जिसके अंदर बेल ग्रांट कर दी गई है, अब उस पर्सन को जेल में नहीं भेजा जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। ये एग्जांपल एक केस लॉ से आया था। स्टेट वर्सेस गोविंद लाल एआई 1966 का केस था, जिसके अंदर बताया गया था कि किसी पर्सन को इस बात की एप्रीहेंशन है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया होगा या किया है, तो इसके लिए उसने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा दी बेल की। तो इस तरीके की एप्लीकेशन को कोर्ट डील नहीं करेगा अनलेस जब तक कि उस पर्सन को गिरफ्तार नहीं कर लिया गया हो या फिर उस पर्सन के अगेंस्ट में कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं जारी कर दिया गया हो, तब तक उस एप्लीकेशन को कोर्ट डील नहीं करेगा, ना ही उसमें कोई बेल ग्रांट करेगा। इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे जनरल बातों को डिस्कस कर लेते हैं हम। बेल हमेशा कोई ऑफेंस में ही दी जाती है। अब ये ऑफेंस जो होते हैं 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो बेलेबल ऑफेंस हो सकता है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस हो सकता है। बेलेबल ऑफेंस के अंदर हमेशा बेल जो होती है पर्सन का राइट होता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर ये कोर्ट का डिस्क्रिशन पावर होता है। बेलेबल ऑफेंस के अंदर मजिस्ट्रेट और आपके पुलिस इंस्पेक्टर या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी बेल ग्रांट कर सकता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर केवल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है या मजिस्ट्रेट एम्पावर होता है बेल ग्रांट करने के लिए। बेसिकली जो हायर कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट हो गई या फिर कोर्ट ऑफ सेशन होती है, इनके पास में एक्सटेंसिव पावर होती है बेल में। मतलब बेल के अंदर इनके पास बहुत पावर होती है, जबकि जो लोअर कोर्ट्स होती है उनके पास में सिर्फ लिमिटेड पावर होती है बेल के अंदर। तो ये तो कुछ जनरल बातें थी। तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं सेक्शन 436 को। 436 बताता है कि जहाँ पर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, मान लीजिए कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है और वहाँ पर पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाता है। तो वहाँ पर पर्सन को, अगर पर्सन रेडी हो जाता है बेल लेने के लिए, तो उसे बेल दे दिया जाएगा, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर यानी ओआईसी ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी उसको बेल ग्रांट कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया या प्रेजेंट कर दिया है, तो वहां पर मजिस्ट्रेट भी उसको बेल दे सकता है। जनरली जो बेल होती है 436 में, वो पर्सन का राइट होती है। पर्सन उस राइट को ले सकता है, बेल के राइट को मांग सकता है जब भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब जब भी बेल पर्सन मांगता है तो उससे श्योरिटी मांगी जाती है। श्योरिटी का मतलब कि उस पर्सन, जो गिरफ्तार पर्सन है, उसके बिहाफ पे कोई जमानत दे। अगर मान लीजिए कि कोई गरीब पर्सन है, गरीब आदमी है और वो अनेबल है श्योरिटी को फर्निश करने में, मतलब श्योरिटी देने में वो अनेबल है पर्सन, तो वहां पर उसे विदाउट श्योरिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब उसके बॉन्ड भरवा लिया जाएगा विदाउट श्योरिटी का, और उस पर भी उसको रिलीज कर दिया जाएगा। कब? जो पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट की नज़रों में कोई पर्सन इंडिजेंट पर्सन होता है, निर्धन पर्सन होता है बेल में। तो मान लीजिए कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के 7 दिन के अंदर-अंदर भी पर्सन बेल नहीं दे पाता है, मतलब नहीं माँग पाता है बेल। तो ऐसे पर्सन को मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस इंस्पेक्टर या ओआईसी ऑफ पुलिस स्टेशन ये प्रिजम्पशन लगा लेती है कि वो पर्सन निर्धन पर्सन है, इंडिजेंट पर्सन होगा। अब जैसे मान लीजिए कि जब पर्सन को बेल दे दिया, कोर्ट ने बेल दे दिया या पुलिस इंस्पेक्टर ने बेल ग्रांट कर दी है। उसके बाद में पर्सन उस बेल की कंडीशंस को कॉम्प्लाई नहीं करता है, मतलब कि उनकी कंडीशंस को ब्रीच कर देता है। जैसे ब्रीच कर देता है, मतलब उनके नियम जो भी बनाए थे उनको तोड़ देता है, भाग जाता है, भगोड़ा बन जाता है। तो इस तरीके की कंडीशंस में क्या होता है कि उसकी जो राइट होता है, बेल के राइट को एक्सटिंग्विश्ड कर दिया जाता है, मतलब कि अब वो दोबारा बेल नहीं माँग सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने कोर्ट के अंदर बेल एप्लीकेशन लगा दी और मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये रीज़न हो सकता है, तो वहाँ पे वो अपनी डिस्क्रिशन पावर यूज़ करके उसे बेल ग्रांट कर सकता है। आगे बात करते हैं इसमें, जब किसी पर्सन को बेल देने से ही मना कर दिया, रिफ्यूज़्ड कर दिया, उसको गिरफ्तार करके लेके आए, पर्सन ने बेल माँगी और उसे मना कर दिया, रिफ्यूज़्ड कर दिया, तो वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक प्रोविज़न कहीं पे भी नहीं दिया गया है सीआरपीसी के अंदर कि वह पर्सन चाहे तो हायर कोर्ट के अंदर अपील में जा सकता है। कहीं भी वो हाई कोर्ट में या फिर जो भी कोर्ट ऑफ सेशन या हायर कोर्ट्स के अंदर अपील में नहीं जा सकता। ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए उसको बेल देने से रिफ्यूज़्ड कर दिया, तो आप बिल्कुल बेशक बेशक आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं, लेकिन आप जो एप्लीकेशन लगाएँगे बेल की, वो 439 सेक्शन की लगाएँगे। सीआरपीसी के 439 सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन लगाएँगे, जो कि कोर्ट में लगाई जाएगी।
बात कर लेते हैं अगर मान लीजिए कि पर्सन को गिरफ्तार करके लेके आए, मतलब मान लीजिए पुलिस पर्सन को गिरफ्तार करके लेके आती है और बेल देने से मना कर देती है, रिफ्यूज़्ड कर देती है वहाँ पर और उसे मतलब इल्लीगली तरीके से डिटेंशन कर रखा है, काफ़ी टाइम तक उसको डिटेन कर रखा है। तो यहाँ पर जो भी पुलिस ऑफ़िसर है उसपे जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 342 ऑफ इंडियन पिनल कोड का, जो कि पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट करने के लिए गिल्ट होगा। मतलब कि उसकी गलती मानी जाएगी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है पर्सन को, मतलब गलत तरीके से उसको डिटेंशन करेगा, गिरफ्तार करेगा उसके लिए। यही जो बात बताई गई थी, एक केस के अंदर बताई गई थी, धर्मू नेक वर्सेस रविंद्रनाथ आचार्य एआईआर 1978 का केस था जिसके अंदर ये बात बोली गई थी। इसके बाद में एक केस लो आता है जिसका नाम था रतिलाल वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम एआईआर 1967 का केस था जिसमें बताया गया था कि अगर मान लीजिए कि एक बार पर्सन को बेल मिल गई और उसके बाद में पर्सन एब्सकॉन्ड हो गया, भगोड़ा बन गया, मतलब भाग गया वहां पे, तो क्या होगा कि यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ऐसे में क्या कहते हैं कि है ना, अपना जो पावर होती है उसको यूज करके उस पर्सन को वारंट जारी कर देते हैं कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए और उस पर्सन को कोर्ट के अंदर लेके आया जाए। जैसे ही उसे कोर्ट में लाया जाता है तो उसकी जो बेल या बॉन्ड जिस पे भी उसको रिलीज किया था उसको कैंसिल कर दिया जाता है और जो श्योरिटी जिसने श्योरिटी दी थी उससे उसकी जो पेनल्टी है उसको रिकवर किया जाएगा अंडर सेक्शन 446 के अंदर। बात कर लेते हैं एक लीडिंग केस था इसके अंदर, वामन एन जिया घिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस था। इसके अंदर बोला गया था कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर हमेशा बेल जो होती है अक्यूज पर्सन का राइट होती है, जो कि एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होती है और एक लीगल राइट भी होती है। मतलब कह सकते हैं कि एक संवैधानिक राइट होता है ये पर्सन का, संवैधानिक जो अधिकार होता है या फिर कानूनी अधिकार होता है राइट लेने का 346 के अंदर। अगर मान लीजिए कि पर्सन को रिफ्यूज कर दिया बेल देने से, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन किया है, मतलब कि आपने उस ब्रिज किया है आर्टिकल 21 को। एक केस था इसके अंदर, लीडिंग केस है ये भी, रसिक लाल वर्सेस किशोर कांचन वडवानी का केस था, एआईआर 2009 का केस था, जिसके अंदर बोला गया था कि मान लीजिए किसी डिफॉर्मेशन जो का आरोप लगाया था, डिफॉर्मेशन का आरोप लगाया था, तो डिफॉर्मेशन भी एक तरीके का बेलेबल ऑफेंस होता है। यहाँ पर बस जो कंप्लेनेंट है उसको बिना नोटिस दिए भी जो इस पर्सन को अक्यूज ठहराया गया था डिफॉर्मेशन के लिए उसे बेल दी जा सकती है बिना कोई नोटिस दिए कंप्लेनेंट को। यहाँ पर कंप्लेनेंट ये नहीं बोल सकता है कि आपने मेरे को नोटिस नहीं भेजा और उसके मेरे बिना ही उसको क्या कह दिया, बेल दे दिया आपने, तो आपने नेचुरल जस्टिस का वायलेशन किया है। ये बात कभी भी आपके कंप्लेनेंट नहीं कर सकता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं 436 ए, सेक्शन 436 ए के बारे में। ये जो सेक्शन था ये इंसर्ट किया था, ये इसलिए इंसर्ट किया था कि ताकि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, इनका ट्रायल चल रहा है अभी, समय पेंडिंग है, उनके लिए सेफ गार्ड हो सके, ताकि उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, उनके साथ में कोई भेदभाव ना हो सके, इसके लिए जो सेक्शन था ये इंसर्ट किया गया था। तो बात कर लेते हैं सेक्शन 436 ए के बारे में। मान लीजिए कि जब कोई पर्सन जो कि अक्यूज्ड ठहराया गया था और उसका कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उनकी कोई इंक्वायरी चल रहा है या उसकी कोई ट्रायल चल रही हो, मतलब कि उसकी इंक्वायरी पेंडिंग हो, ट्रायल पेंडिंग हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो और पर्सन को डिटेन कर रखा है, डिटेंशन में है पर्सन, इस समय गिरफ्तारी के अंदर है और उसका जो ऑफेंस था वो जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया था उस ऑफेंस का आधा टाइम पीरियड, मतलब आधा समय ही उसने डिटेंशन में ही काट लिया। जैसे ही उसने अपना आधा समय कंप्लीट कर लिया, जैसे कि मान लीजिए 6 महीने का सजा थी उसके पास में और उसने 3 महीने का सजा काट ली है, तो अब उसके पास में ये राइट जनरेट हो जाता है कि वो उसे बेल पे छोड़ दिया जाए और कोर्ट उसको बेल पे छोड़ देगी। वहां पे अगर उसने बेल मांगी तो उसको बेल पे छोड़ना पड़ेगा, इसका राइट जनरेट हो जाता है जैसे ही हाफ टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है किसी ऑफेंस के अंदर उसका। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो उसको जो भी पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ाया जा रहा है, तो वहां पे चाहे तो श्योरिटी मांगी भी जा सकती है, श्योरिटी नहीं भी मांगी जा सकती उसको। अब बात कर लेते हैं कि जब पर्सन को छोड़ा जा रहा था और वहां पे पीपी को भी सुना जाएगा, पीपी को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और उससे सुना जाएगा। अगर मान लीजिए कि पीपी कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है वहां पे, तो जो कोर्ट होती है अपने रीजन को रिकॉर्ड करेगी और वहां पर जो
इस तरीके का ऑर्डर दे देगी कि पर्सन जिसे डिटेंशन कर रखा था, हाफ पनिशमेंट कंप्लीट होने के बाद में भी उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये तो समाज के लिए सही नहीं हो सकता, ये तो अपराधी और बन सकता है, वहाँ पे अपराध कर सकता है, तो वहाँ पे उसे मना कर दिया जाएगा। हाफ पनिशमेंट काटने के बाद में भी उस पर्सन को बेल नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि है ना, उस बंदे की पूरी पनिशमेंट कंप्लीट हो जाती है। मान लीजिए कि 6 महीने की सज़ा थी, तो 6 महीने अगर उसके कंप्लीट हो जाते हैं, तो अब उस पर्सन को डिटेंशन नहीं किया जा सकता है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा अब उस पर्सन को। यहाँ पे जो सज़ा दी थी, मान लीजिए उस पर्सन ने जो भी सज़ा काट ली, जितनी भी सज़ा उसने काट ली है और अब ट्रायल पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ट्रायल और उस पर्सन को अब सज़ा सुना दी गई है। तो जितनी सज़ा उसने काटी थी, उस टाइम पीरियड को इस समय में से हटा दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड को निकाल दिया जाएगा इस टाइम पीरियड में से। मान लीजिए कि कोई इस तरीके का अपराध किया है, इस तरीके का ऑफ़ेंस कमिट किया है, जिस ऑफ़ेंस के अंदर केवल और केवल डेथ पनिशमेंट है। तो ऐसे ऑफ़ेंस में कभी भी बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। ये बात कहता है सेक्शन 436 ए। आई होप आप बेल के इन सेक्शंस को समझ पाए होंगे अच्छे से। इसी के साथ में धन्यवाद।